दोस्तों, आप सबको नमस्कार और आदाब करते हुए आपके बीच हिंदी के बहुत ही मशहूर व मारूफ नामचीन लेखक, अदीब, साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की बेहद मार्मिक, दिल को छू लेने वाली कहानी रसूल मिस्त्री का पाठ करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो सुनिए, रसूल मिस्त्री। बहुत कम अरसे में ही इस छोटे से गंवारू शहर में काफ़ी परिवर्तन हो गए हैं। आशा से अधिक और शायद आवश्यकता से भी अधिक। स्कूल और हॉस्टल की भव्य इमारत को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि आज से महज 8 साल पहले अधिकांश क्लास पीपल के नीचे लगते थे। बरसात की रात में हॉस्टल के छात्र टूट टाट घर टपकत खटियो टूट की पुनरावृत्ति करते थे। शहर भर का कूड़ा जिस स्थान पर फेंका जाता था, वहीं आज विशाल टाउन हॉल है, क्लब है और पुस्तकालय है। गफूर मियाँ का चमड़े का गोदाम तस्वीर महल हो गया है। कभी उस गली से गुजरने के समय भगिया मेहतरानी भी ओंठ सिकोड़ कर नाक पर आंचल डाल लेती थी, और आज तो स्वच्छता और पवित्रता की पुतली मिस छाया भी उस गली में मन ही मन गुनगुनाने की चेष्टा करती हैं। हमको है प्यारी हमारी गलियां। खलीफा फरीद की फटफटाने वाली फटीचर सिंगर मशीन और उनकी कैंची की काट छाट के दिन लद गए हैं। मॉडर्न कट फिट के लत्तू मास्टर का जमाना। रेस्टोरों और टी स्टॉलों की संख्या तो साग भाजी की दुकानों से भी बढ़ गई है। युद्ध और महंगी के बावजूद नई नई स्कीमें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। शहर का पूरा काया पलट हो गया है। लेकिन सदर रोड में उस पुराने बरगद के बगल में रसूल मिस्त्री की मरम्मत की दुकान को तो जैसे जमाने की हवा लगी ही नहीं। कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नवीनता नहीं। फटी हुई दरी पर बैठकर मरम्मत के काम में मग्न रसूल और उसका बेटा रहीम, दोनों के बैठने की जगह भी बदली नहीं। आसपास में मरम्मत के लिए आई हुई चीज़ें, साइकिल के पुराने चक्के, ट्यूब, सीट, पैडल, चेन, हैंडल, ब्रेक, पेट्रोमैक्स, स्टोव, हारमोनियम, ग्रामोफोन वगैरह, इर्द गिर्द बिखरे हुए औजार, छोटे बड़े पेंच, एक काठ के पुराने बक्से में प्रायः सभी चीज़ों के पुराने पुर्जे, रेंच, रेती, छेनी, हथौड़ी, पेचकस, टूटे स्प्रिंग आदि। पास में ही एक छोटी सी पुरानी अलमारी में पुराने और नए डिजाइनों के छोटे बड़े बिगड़े हुए टाइम पीस, डनलप ट्यूब के 2-3 खाली डिब्बे, छोटी बड़ी कितनी ही चीज़ें, पर सब पुरानी और बिगड़ी हुई। अलमारी के ऊपर पुराने ग्रामोफोन का एक चोंगा औंधाया हुआ, दीवाल पर डनलप और गुड ईयर तथा वॉच कंपनियों के 34, 36 और 38 के पुराने कैलेंडर, मिसकज्जन की एक फटी हुई रंगीन तस्वीर, 2 दीवाल घड़ियाँ, एक बिना डायल की, दूसरी बिना पेंडुलम की। बिना बिना पेंडुलम वाली घड़ी पता नहीं कितने दिनों से 3 बजा रही है। दूसरी अपने आंतरिक यंत्रों का प्रदर्शन कर रही है। उसकी स्प्रिंग के पास ही मकड़ी ने अपनी जाली लगा दी है। दूसरी ओर रहीम चुपचाप बैठा काम कर रहा है। टीन की कुर्सी पर बैठकर ग्राहक अपनी बिगड़ी हुई चीज़ों को बनते देख रहा है। सामने के बरगद के तने पर जहां रोज नई दुकानों के विज्ञापन, दवाइयों के पर्चे, नेशनल बार फांट के नारे, सिनेमा के इश्तिहार चिपकाए रहते हैं, एक पुरानी टीन की तख्ती न जाने कितने वर्षों से लटक रही है, जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ है, रसूल मिस्त्री, यहाँ मरम्मत होता है।
इस साइन बोर्ड पर बहुत दिनों से पढ़े लिखों की मंडली ने टीका टिप्पणी की है, व्यंग्य कसे हैं और रसूल के सामने संशोधन के प्रस्ताव रखे गए हैं, पर आज भी वह तख्ती उसी तरह लटक रही है। हाँ, किसी शैतान लड़के ने खल्ली से उस पर लिख दिया था, यहाँ आदमी की भी मरम्मत होती है, सो उसे भी मिटाने की कोई आवश्यकता शायद नहीं समझी गई। रसूल मिस्त्री, मझोला कद, कारीगरों की सी काया और नुकीली चेहरे पर मुट्ठी भर गंगा जमनी दाढ़ी, 60 वर्ष की लंबी उम्र का कोई भी विशेष लक्षण शरीर पर प्रकट नहीं हुआ। फुर्ती चुस्ती जवानों से भी बढ़कर, सादगी का पुतला, मोटिया कपड़े की एक लुंगी और कमीज, पान, चाय और बीड़ी का भक्त, कभी हाथ पर हाथ धरकर चुप बैठना वह जानता ही नहीं। गप्पी भी नंबर 1 का, पर अपनी जिम्मेदारी को कभी न भूलने वाला। काम के साथ ही साथ वह बातचीत का सिलसिला भी जारी रख सकता है। ठुक 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 ठुक, तो समझे ना जी, दोजख बहिश्त सरग नरक सब यहीं है, यहीं। अच्छे और बुरे का नतीजा तो यहीं मिल जाता है। रामचंद्र बाबू को देखो ना। अरे रहीम, जरा पेचकस फेंकना तो। रामचंद्र बाबू, अरे भाई छोटा वाला, रह गए पूरे भौंक तुम, इससे भला हो। यही रहीम। रहीम रसूल मिस्त्री का एकमात्र पुत्र, सांवला सा हट्ठा कट्ठा जवान, परम पितृभक्त और आवश्यकता से अधिक नम्र। बाप की मौजूदगी में कभी उसे मुंह खोलकर बोलते नहीं देखा गया। जहां 2-4 आदमी काम लेकर आए कि उसकी सहिष्णुता की परीक्षा आरंभ हो जाती है। छोटी सी गलती पर भी रसूल मियाँ पिनक उठते हैं। दिन भर काम में जुटे रहने पर भी आलसी, कामचोर, लापरवाह और कभी कभी आवारे की उपाधि भी उसे मिल जाती। रसूल मियाँ बकते रहते और वह शांत होकर चीज वाले को समझाता रहता, इसका स्प्रिंग टूट गया है और हॉल्डी नट, बस रसूल मियाँ इसमें भी अपनी टांग अड़ा देते। देखें कहाँ क्या हुआ है। वाह रे लड़के, सिर्फ स्प्रिंग टूटा है, अच्छा ले हम नया स्प्रिंग फिट कर देते हैं, होल्डिंग नट भी बदल देते हैं, मशीन चलाकर रिकॉर्ड बजा दे तो समझें कि हो गया पक्का मिस्त्री। अरे उलुआ, बैलेंस कैसे ठीक होगा, बैलेंस। रहीम अपने होठों पर एक सलज्ज मुस्कान लाकर निगाहें नीची कर लेता। शहर से 2 मील पूरब एक छोटी सी बस्ती में मिस्त्री का घर है। मिस्त्री के पूर्वज कभी खुशहाल किसान थे, पर आज तो जायदाद के नाम पर 3 झोपड़ियाँ और मवेशियों में कुछ बकरियाँ और मुर्गे मुर्गियाँ रह गई हैं। आमद का यह हाल है कि जिस दिन दुकान बंद उस दिन खाना बंद और खर्च नवाबी। 30 दिन कबाब और कलिया, हलवे और सेवैयाँ ही पकती हैं। बेटा और पतोहू तो कुछ कहने से रह गई बुढ़िया, सो वह बेचारी अपनी जवानी के दिनों से ही काट कपट, कम खर्च और संचय के सभी तरीकों को आजमा कर हार गई है। मियाँ रसूल की उम्र खयामी फिलासफी के आगे उसकी कोई भी दलील न कभी टिकी, न कभी उसकी कुछ सुनी ही गई। पर सच यह है कि बोलने से अब वह बाज नहीं आती। ज्यों ही रहीम के हाथ में किसी चीज़ की पोटली देखती, पूछ ही तो बैठती, पोटली में का हो रहीम? कलेजी है, रहीम भिनभिना कर उत्तर देता। कितना है? शेर भर। का भाव दिया? अल्लाह, 2 रुपये शेर। आग लगे ऐसी जीभ में, 2 रुपये शेर कलेजी। हम पूछे हैं तो से रहीम कि अल्लाह तोरे कब अक्ल दी हैं? ओके, सिर पर तो खैभूत सवार है, खैभूत। तोरे मुंह में अल्लाह ताला ने बोली न दिया है। बुढ़िया बैठकर कलेजी के शौक को कोसती रहती। रहीम चुपचाप वहाँ से खिसक जाता। बुढ़िया की गोद में बैठा हुआ पोता कलेजी की पोटली की ओर बार बार झपटता और बुढ़िया उसको बार बार रोकती। हाय हाय, हमरे तो कुछ न सूझे है। घंटों वह बड़बड़ाती रहती। बाप बेटे दोनों की बुद्धि मारी गई है। जमाना देख कर नहीं चलते। खाने पीने के पीछे लोगों की जो दुर्गति हुई है, आंखों देखी घटनाओं का उदाहरण देकर वह साबित करती कि ऐसे चटोर मरने के समय कफन के लिए भी कुछ नहीं छोड़ते, आदि आदि। वह अपनी किस्मत को ठोकती रहती कि ठीक इसी मौके पर
मियाँ रसूल आ पहुँचते। सबसे पहले जवाब तलब करते कि कलेजी अब तक इस तरह क्यों पड़ी है। बुढ़िया मुंह लटकाए चुप रहती। रसूल मियाँ अंदर जाकर मिर्ज़ाई खोल आते। वो सारे पर जमकर बैठ जाते। पतोही गुड़गुड़ी दे जाती। 2 बरस का नटखट पोता करीम दादी की गोदी को छोड़कर दादा की गोद में आकर बैठ जाता और दादी की ओर उंगली दिखलाकर तोतली बोली में दादी की शिकायत करने लग जाता। खिट खिट बुढ़िया, खिट खिट बुढ़िया, खिट खिट बुढ़िया। इनाम में लेमन जूस और बिस्किट पाकर जोर जोर से पुकार पुकार कर दादी को चिढ़ाने लगता। है खिट खिट बुढ़िया, है खिट खिट बुढ़िया। रसूल मियाँ गुड़गुड़ी में कस लगाकर गंभीर हो जाते। फिर पूछते, हम तोरे पूछे हैं रहीम की अम्मा कि आखिर तेरी यह रोज रोज की खिटखिट की आदत कब छूटेगी। जब देखो तब वही हाल, जब सुनो तब वही बात। आखिर हम पूछे हैं कि तोरे लाज शर्म। चुप रहा, लाज शर्म के बात मत बोला। बुढ़िया तड़क उठती। चुप करने वाले की ऐसी तैसी। रसूल मियाँ भी गर्म पड़ जाते। हम तो 100 बार नहीं 1000 बार कहेंगे कि तोरे लाज शर्म जरा भी नहीं, सब धोकर पी गई है। तेरा बस चले तो सबको फाका करा कर छोड़े। शौक से कभी कोई चीज लाओ कि बिना खिट खिट किए चैन नहीं। खिट खिट बुढ़िया। करीम बिस्कुट खाते खाते किलकारी भरकर बोल उठता। बेचारी बुढ़िया रो देती। अल्लाह ताला उसे उठा ले। अब कौन सा दिन देखने के लिए वह जी रही है। वह इस घर की कौन है। वह क्यों बोले। नेकी की बात कहने से वह बेहया हुई, बेशरम हुई। पतोहू कलेजी की पोटली लेकर काटने लग जाती। रहीम अपनी कोठरी से निकलकर बाहर चल देता। बुढ़िया बैठी सिसक। रसूल काका हैं घर में। बाहर से कोई आवाज़ देता। कौन है। फ़खरुद्दीन। अंदर आओ, क्या बात है। रसूल मियाँ गुड़गुड़ी की नली मुंह से हटाते हुए जवाब देते। काका, रसीद को दिन से ही पेट मुंह दोनों चले हैं, दवा तो सुनवाइए नहीं करे है, देह भी ठंडा। तो दिन से कान में तेल तेल डालकर सोया काहे था। रसूल मियाँ बीच में ही बात काट कर उठ खड़े होते। चलो देखें, कुछ नहीं होगा, खट्टा मीठा खाई है, ठीक हो जाएगी, कहकर वे अंदर चले जाते। इस्माइला कैसा है रे फखरू, बुढ़िया पूछती। तोरे दुआ से अब अच्छा है काकी, तू तो अब कभी आती भी नहीं। इस्माइला की माँ कहे है कि काकी नाराज है। दूर पागल, नाराज काहे होवे। करीम्मा के मारे फुर्सत मिले तब तो। रसूल मियाँ जेब में छोटी बड़ी शीशियाँ ठूस कर निकल पड़ते। चल। बुढ़िया अपने ही में बोलती। जरा ठिकाने से देखी है, जो दवा नहीं रहे शहर से मंगा ली है। दादा के चले जाने के बाद करीम मियाँ धीरे धीरे दादी के पास जाकर बैठ जाते और बेमतलब की हंसी हंसकर संधि का प्रस्ताव करने लग जाते। यदि दादी अर्धभुक्त बिस्कुट लेकर भी संधि कर ले तो कोई हर्ज नहीं। चल हट शैतान, जा अपने दादा के पास, बड़ा आया है वहाँ से बिस्कुट देकर फुसलाने। हम तो खिटखिट बुढ़िया हैं, कहकर वह रूठी सी रहती। पर मियाँ करीम अच्छी तरह जानते हैं कि इन मौक़ों पर क्या करना चाहिए। ज़बरदस्ती गोदी में बैठकर अनुपस्थित दादा की शिकायत करने लग जाते। दादा फ़क्का, दादा चटो, दादा फक्कड़, दादा चटोर। दादी के होठों में छिपी मुस्कान को वह लक्ष्य कर लेता और अजीब भाषा में हंस हंस कर दादी को रिझाने लग जाता, जिसका यह अर्थ हो सकता है कि दादा के साथ तो क्षणिक संधि सिर्फ बिस्कुट के लिए हुई थी। कैसे दादा से ठग कर बिस्कुट ले लिया, इसी को कहते हैं राजनीतिक दांव पेच। कलेजी काटते काटते अम्मी आंख दिखाकर कहती, अच्छा आवे हैं तोरे दादा, सब ठगपनी तोरे आज बाहर करवावे हैं। करीम मियाँ भला अम्मी की बात को कैसे बर्दाश्त करे। अम्मी तो घर भर की सबसे कमज़ोर और हेय प्राणी हैं। करीम मियाँ ने उसकी खुशामद न कभी की है और न करेगा, और उसकी ही यह हिमायत की धमकी दे। थोड़ी देर गंभीर चुप होकर रहने के बाद मुस्कुराती हुई अम्मी को आप डांट देते। चुप चुप फूह, चुप फूहड़, आए दे दादा को। अम्मी फिर धमकी देती। इस बार करीम मियाँ पजामे से बाहर हो जाते, दादी की गोद से उठ खड़े होते और आसपास प्रहार करने योग्य किसी वस्तु की तलाश में लग जाते। मोटी लाठी को उठाने में असफल होकर खाली हाथ ही अम्मा पर धावा बोल देते। बाल पकड़कर घसीटने लग जाते। अम्मी चिल्ला उठती, छोड़ शैतान छोड़, नहीं कहूँगी दादा से, छोड़। दादी हंसती हुई जाकर उसे पकड़ लाती।
करीम मियाँ अपनी भाषा में धमकी देते, फक्कड़ दादा को, अब्बा को और तुमको मारकर घर से निकाल दूंगा। अगर अम्मी मुंह चिढ़ा देती तो फिर मैदान जंग में उतरने का उपक्रम करने लग जाते, पर दादी रोक देती। सिर्फ दांत कटकटाकर बलबलाकर बैठ जाते। दादी और अम्मी इस संकेत को समझती हैं। बुढ़िया कहती, आज दूध पिए के वक्त तोरे हे रुला के छोड़ेगा, याद रखी हो। करीम ने इधर कुछ दिनों से एक नया तरीका निकाला है। दूध पीने के समय वह रह रह कर इसका प्रयोग करता है। अम्मी चीख उठती है, अम्मा रे, और अपनी सफलता पर अम्मी की चीख पर करीम खिलखिलाकर हंस पड़ता है। रसोई घर में पतोहू कलेजी पकाती रहती। बुढ़िया पुकार कर कहती, देखना ज़्यादा कड़ा मत कर देना, नहीं तो खाने के समय तूफान खड़ा कर देगा। 2-3 बार बाहर से नमक मिर्च मसाले के संबंध में चेतावनी देने के बाद वह खुद रसोई में पहुंच जाती। पतोहू की गोदी में करीम को देते हुए बोलती, जा बाचा जा, मैं देखूं सालन। पतोहू मुस्कुराती हुई रसोई से बाहर हो आती। गांव में चक्कर लगाकर रहीम अपनी कोठरी में वापस आ जाता। स्वामी, स्त्री और बेटा तीनों जने मिलकर पुराने जापानी ग्रामोफोन पर कमला झरिया का गीत सुनने में मशगूल हो जाते। अदा से आया करो पनघट पर, जब तक रहे जिगर में दम। रसूल मियाँ जब लौटते तो हाथ में बसंती ताड़ी की लबनी रहती। आंगन में दस्तरखान बिछ जाता। ऊँघते हुए करीम मियाँ भी उठते बैठते रिकाबी, बधना और गिलास घसीट घसीट कर दादा के पास ले जाते। तीनों जने मिलकर तृप्तिपूर्वक रोटी कलेजी खाते रहते। बीच बीच में ताड़ी का दौर चलता रहता। बुढ़िया पास में बैठकर परोसती रहती। वाह, सालन तो खूब बना है। सुनते ही बुढ़िया निहाल हो जाती। करीम मियाँ भी एक आध घूंट पीकर झूमने लगते। लबनी में बची हुई ताड़ी बुढ़िया को सुपुर्द करते हुए रसूल मियाँ फरमाते, एक गिलास होई है, बहू को दे दे, आजकल तो एकदम चमगुदड़ी हो गई है। एक गिलास रोज पी ले तो देह लौट आवे। ताड़ी है, ठट्ठा नहीं है। अरे हाँ हाँ, तूने कभी पी ही नहीं तो जानेगी क्या। कुछ देर के बाद ही झोपड़ियों में नींद का साम्राज्य छा जाता। कभी कभी रसूल मियाँ को रात में भी उठकर कॉल में जाना पड़ता था और सारी रात रोगी के पास बैठकर बितानी पड़ती थी। सुबह चुपचाप नाश्ते के बाद ही रसूल मियाँ शहर को चल पड़ते। दोपहर का खाना लेकर रहीम आएगा। घर से चलने को तो वे चल देते ठीक समय पर, लेकिन खाना लेकर रहीम उनसे अक्सर पहले ही पहुंचता। घर से निकलते ही गांव भर के शादी विवाह, झगड़े, पंचायत, रोग शोक, दवा दारू आदि के संबंध में सलाह लेते देते 12 बज जाते। गांव से बाहर होकर खेतों में काम करते हुए लोगों से खेती बाड़ी के संबंध में 2-2 बातें नहीं करें, यह भला कैसे हो सकता है। अरे महंगू, तेरा मेला वाला बाछा कहाँ है? कहा कहें मामा, आज 2 दिन से न घास खाता है न पानी पीता है, भगवान जाने क्या हो गया है। बस रसूल मियाँ लौट पड़ते। बाछा को देखकर रोज रोग तजवीज़ कर जड़ी बूटी बतला देते। सिर्फ इतना ही नहीं, किसके बगीचे में किस पेड़ के आसपास वह जड़ी मिलेगी यह भी बतला देते या स्वयं जाकर ला देते। दुकान पर पहुंचकर अपनी जगह पर बैठते बैठते अपने आप ही बोल उठते, ओह बड़ी देर हो गई। फिर रहीम के काम को कुछ मिनट गौर से देखकर कहते, ला इधर दे देखें, तब तक तुम भोला की घड़ी को देख लो। टूटी कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति ने कहीं पूछ दिया कि कौन भोला, तो काम के साथ ही साथ भोला की जीवनी शुरू हो जाती। अजी वही भोला, कांग्रेसी भोला है मालूम, जेल में ही बीए पास कर लिया। खूब लड़का है भोला भी, यह देखिए आपकी घड़ी का हियर स्प्रिंग इतना कमज़ोर है कि क्या कहा जाए। इसलिए कहते हैं कि सस्ता रोवे बार बार, मगर भोला है अपनी धुन का पक्का। वैसे तो बहुत लड़कों को देखा है। सुनने वाला अपरिचित भोला की लंबी चौड़ी दास्तान की भूमिका को ही सुनकर धीरज खो बैठता। भाई किस भोला की इतनी तारीफ किए जा रहे हो? अरे वही लंबा लंबा बाल वाला? अरे साहब नहीं, बात काट कर रसूल मियाँ कहते, लंबे बालों वाला तो अबनिंदर है, अबनिंदर। वह भी भोला का ही साथी है। वह भी एक अजीब लड़का है, कविस्य है मालूम, कविता लिखने में उस्ताद है। गौ जैसा सीधा लड़का, देखने में मालूम होता है आवारा, मगर ए हो रसूल काका,
चला देखा त युवती ग्वालिन सुबकती हुई आकर खड़ी हो जाती। देखा त भला रसूल काका दूध के बर्तन फोड़ देलन, हाथ पकड़ के लक्को झक्को। अरे कौन कौन? छत्तीस बाबू के बेटा। सतीश बाबू से नहीं कहा? छत्तीस बाबू उल्टे हमरे मारे दौड़लन, भाग हरामजादी। रसूल मियाँ की त्योरियां चढ़ जाती, काम छोड़कर बड़बड़ाने लगते। जितना अमीर है सब एक नंबर का चुट्टा है, चुट्टा। जाओ तुम जरा सौदागर सिंह को बुला तो ला रे सुदमिया। सुदमिया ग्वालिन आंसू पोंछती चली जाती, पर रसूल मियाँ की बलबलाहट जारी ही रहती। बड़ा रुपया का गर्मी हो गया है, औरत की इज्जत पर हाथ रखेगा शैतान कहीं का। अरे मिस्त्री, इन छोकड़ियों को कम मत समझो, ऐसे ही खेल खिलाई होती हैं, ऐसे ही खेली खिलाई होती हैं। भला ऐसी जवान लड़की को शहर में दूध बेचने के लिए आने की क्या ज़रूरत? चुप रहिए साहब, यह लड़की मेरी बेटी दाखिल है। गांव की लड़कियां बड़ी सीधी होती हैं, समझे, आपके शहर की तरह नहीं होती। मैं पूछता हूँ दूध की आमदनी से ही जहाँ पेट चलता हो। घर में इस लड़की को छोड़कर सब बीमार हों तो डॉक्टर को बुलाने। दूध बेचने जवान लड़की नहीं आए तो कौन आएगा बतलाइए? और भले आदमी का यही धर्म है कि दूसरे की बहू बेटी को मुसीबत में देखकर उस पर जुल्म करे। सुदमिया आकर कहती, सौदागर काका घर पर नहीं है। रसूल मियाँ सुदमिया के साथ अकेले ही चल पड़ते। बेला ढलने के बाद कहीं वे वापस आते और बड़बड़ाते हुए दुकान में प्रवेश करते। बच्चू चले एक दिन देहात, सरेआम सड़क पर नहीं पिटवा दिया तो रसूल नाम नहीं। फिर दुकान के एक कोने में बैठी कुंजड़िनों से पूछते, क्यों अब्दुल की माँ, आज बड़ा सवेरे हो गया? बस कुंजड़िनों की टोली टूट पड़ती, कब से बैठे हैं, जरा हिसाब कर द बुढ़ऊ। ठहरो ठहरो, एक एक करके। हाँ तोरे कितना करेला रहा हमीदन? 13 सेर। क्या भाव बेची? 4 आने। हाँ तो 13 चौका 52, 52 आना के 3.25 रुपया। देखो पैसा। हाँ ठीक है। अच्छा तुम्हारा परवल? साहेब उधर रहीम को दिखलाइए, हमको फुर्सत नहीं है, देखते हैं नहीं। हिसाब किताब करते, खोटे खरे पैसों की जांच करते शाम हो जाती। रहीम काम बंद कर चलने की तैयारी करता। अरे इन लोगों को साथ लेता जा रहीम, शाम हो गई ना, मैं ज़रा उधर से होता आऊँगा। कुंजड़िनों की टोली के साथ रहीम चल पड़ता। धेनु शाह की दुकान पर पहुंचकर कुंजड़ी ने 2 पैसे की जलेबी और शक्करपाला लेने में ही घंटों की देर लगा देती और रहीम सड़क पर चुपचाप खड़ा होकर सबों की प्रतीक्षा करता रहता। रसूल मिस्त्री के यहाँ मरम्मत की हुई चीज़ पक्की होती है। सब चाहते हैं कि रसूल मियाँ के यहाँ ही अपनी बिगड़ी चीज़ों को बनवाएं, पर वह दुकान पर जमकर बैठता है कहाँ, और जब बैठता भी है तो अधूरा काम बेटे के सिर पर पटक कर कहीं चल देता है। यही लोगों की शिकायत है। वह जरा खरा आदमी है, साफ साफ बात करना जानता है, इसलिए गाहक कम आते हैं। वह छोकरा रघु पहले रसूल मियाँ के यहाँ ही नौकर था, आजकल मरम्मत की दुकान खोल कर माला माल हो गया है। पर रसूल मियाँ की दुनिया जैसी थी आज भी वैसी ही है। आज से 10-11 वर्ष पहले की बात है। मैं स्टोव मरम्मत कराने रसूल के यहाँ पहुँचा। स्टोव खोलकर वह देख ही रहा था कि एक अधेड़ देहाती ने आकर भर्राए स्वर में कहा, गहना तो नहीं छोड़ता है, कहता है और सूद लाओ। सुनते ही रसूल मियाँ काम छोड़कर उठ खड़े हुए। मैंने टोका, फिर स्टोव? कल होगा तो मैं स्टोव ले जाता हूँ। मैंने जरा चिढ़ कर कहा, ले जाओ जी। रसूल ने कड़क कर जवाब दिया, यहाँ किसी की इज्जत पड़ पड़ी है और किसी को काम की सूझी है। बेचारे की बेटी का आज रात में गौना है, गहना बंधक पड़ा है, महाजन छोड़ता नहीं। मैं अपना स्टोव लेकर मन ही मन प्रतिज्ञा करके वापस हुआ कि कभी इसकी दुकान में ना आऊँगा, न अपने दोस्तों को आने दूंगा। पर आज रसूल मियाँ को अच्छी तरह पहचान चुका हूँ। बचपन की उस प्रतिज्ञा पर आज भी मुझे दुख है। साइकिल मरम्मत के लिए दी है, 15 दिनों से लौट रहा हूँ, रसूल मियाँ से भेंट ही नहीं होती। रहीम कहता है कि उन्हीं से ठीक होगा। किसी दिन संयोग से भेंट भी होती है तो देखता हूँ कि उनके जी में साइकिल मरम्मत से भी ज़बरदस्त काम है। फटेहाल औरतों को कपड़ा दिलाना है,
7 दिनों से लौट रही हैं, भीड़ में दम घुटवाकर, कतार में खड़ी होकर भी खाली हाथ लौट जाती हैं। किसी दिन सुनता हूँ गांव में मलेरिया जोर से फैला है, कुनैन मिलता नहीं, इसलिए मिस्त्री कई जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर आज गांव भर में बांट रहे हैं। रोज चुपचाप लौट आता हूँ और रोज उस बरगद के तने पर लटकती तख्ती को पढ़ लेता हूँ। रसूल मिस्त्री, यहाँ मरम्मत होता है। खल्ली से किसी शैतान लड़के ने जो लिख दिया है, यहाँ आदमी की भी मरम्मत होती है। उसका मन ही मन समर्थन करके भूल जाता हूँ कि साइकिल के बिना मुझे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है।